नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी की लिखित परीक्षा के प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो हिंदी की सभी लिखित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो। LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, KVS, NVS, चाहे जो भी परीक्षा हो, यह सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिसका सब्जेक्ट हिंदी है तो यह सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। आज का प्रश्न हमारा प्रश्न है पृथ्वीराज रासो का मूल्यांकन। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर के यह प्रश्न है। आपको पता ही होगा कि पृथ्वीराज रासो विवाद के घेरे में रहा है। इसको कुछ विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं तो कुछ प्रमाणिक मानते हैं और कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो अगर जो आपके प्रश्न में पेपर में पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर के प्रश्न आ जाए तो आप इस तरीके से प्रश्न लिखेंगे तो 100% आपके पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। इस वीडियो की यह विशेषता है कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जा रहा है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और इसमें से चीज़ें यूज कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि यही सेम आप छाप दीजिए, आप अपना भी दिमाग यूज करिए। बस मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ कि हाँ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ आरंभ में विवादास्पद नहीं था। इसकी वर्णन शैली तथा काव्य सौंदर्य पर रीझ कर कर्नल टॉड ने लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। इसकी प्रामाणिकता को लेकर तासी माने गारसा द तासी भी कोई संदेह नहीं करते थे। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण भी आरंभ कराया था, किंतु 1875 ईस्वी में डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रमाणिक रचना घोषित की। तो वूलर इसे क्या मानते हैं? अप्रमाणिक ग्रंथ। फलतः राजस्थान के कुछ इतिवृत्त खोजियों कवि राजा मुरारीदान, श्यामलदान, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आदि ने इस काव्य को अप्रमाणिक सिद्ध करने के तर्क जुटाए। यहाँ श्यामल दास होगा, श्यामल दास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। तो इतने लोग इसको अप्रमाणिक मानते हैं। यद्यपि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन विद्वानों के तर्कों को निराधार सिद्ध करने का प्रयत्न किया। वस्तुतः यह विवाद इतना उलझ गया कि अब तक कुछ विद्वान इसे अप्रमाणिक कृति सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। वे नए नए तर्क खोजते रहते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो उनके द्वारा खोजे गए तर्कों का निराधार सिद्ध करने के लिए सामग्री जुटाते रहते हैं। अब आगे प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर आधारित प्रश्न। इन चारों संस्करणों से यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि इनमें प्रामाणिक संस्करण कौन सा है। जैसे पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण निकला था, 4 संस्करण निकला था। इसके चारों संस्करण में यह विवाद बढ़ गया कि कौन सा प्रामाणिक है, कौन सा नहीं प्रामाणिक है। और इसी से लगा हुआ विवाद भी बढ़ता जाता है, जिसके अनुसार पृथ्वीराज रासो को एक असत्य ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। इन चारों संस्करणों को देखकर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में 3 वर्ग बन गए। विद्वानों का एक वर्ग जो पृथ्वीराज रासो को पूर्णतया असत्य या अप्रमाणिक ग्रंथ मानता है, जिसमें डॉक्टर वूलर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वान प्रमुख हैं। जो अप्रमाणिक मानते हैं तो
उसमें ये मुख्य रूप से 4 लोग हैं: बूलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने के जो तर्क दिए हैं विद्वान, उनके बारे में आप ऐसे प्रश्न लिखेंगे। और आपको एक बात और बता दे रही हूँ, इसमें जो प्रश्न जितने भी विद्वानों के नाम हैं उनको आप हाईलाइट करते जाएंगे। जैसे यहाँ है श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड। तो जितने भी, इतना तो आप कर सकते हैं अपनी तरफ से कि आप इसको हाईलाइट कर देंगे। आश्चर्य है कि शुक्ल जी अप्रामाणिक मानते हुए भी उसे अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत स्थान देते हैं। आप देखते हैं कि शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं और जाली ठहराते हैं, लेकिन इसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य मानते हैं और चंद बरदाई को हिंदी साहित्य का पहला महाकवि मानते हैं, लेकिन पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। दूसरा वर्ग जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना स्वीकार करता है, इस वर्ग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड आदि विद्वान आते हैं। विद्वानों का तीसरा वर्ग ऐसा वर्ग है जो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है। इस वर्ग में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, सुनीत कुमार चटर्जी आदि विद्वान शामिल हैं। मैंने इस पर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर ट्रिक भी बना रखा है, तो आप बस 3 लाइन में इनके सारे विद्वानों के नाम याद कर सकते हैं। यह मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा है। जो लोग अर्ध प्रामाणिक मानते हैं वो यह मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु मूल रूप आजकल उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा एक चौथा मत नरोत्तम दास स्वामी का है। उन्होंने सबसे अलग यह बात कही है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप से रासो की रचना की थी। उनके इस मत को रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं था, अन्य कवि सहमत नहीं हैं। तो यहाँ पर जो नरोत्तम दास हैं उनको लेकर, उनकी जो मत है उसको लेकर के कोई भी विद्वान सहमत नहीं है। आगे प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वान जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, डॉक्टर बूलर इस रचना को अप्रामाणिक मानते हैं। कुछ विद्वान जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तो कई अन्य मिश्र बंधु जिनमें मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, गारसा दत्तात्रेय, जॉर्ज ग्रियर्सन, कर्नल टॉड, जॉन बीमा शामिल हैं, इस रचना को प्रामाणिक मानते हैं। इसमें दो बार चीज़ें आ गई हैं, तो मैंने 2 जगह से चीज़ें ली हैं। आपको इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। जो आपको सही लगेगा वह अपना लिख लेना। ध्यातव्य है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता का प्रश्न 2 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहली समस्या यह है कि इस रचना के 4 संस्करण उपलब्ध हैं और यह निश्चित करना कठिन है कि इनमें कौन सा संस्करण प्रामाणिक है। पुनः इस रचना के अंतर्गत जो घटनाएं, तिथियां, वंश परंपराएं वर्णित की गई हैं उनको ऐतिहासिक प्रामाणिकता में भी संदेह के घेरे में है। इसमें पृथ्वीराज रासो में जो तिथियां और घटनाएं वंश परंपरा चंद बरदाई ने दी हैं, तो उसे अगर इतिहास की कसौटी पर कसते हैं तो वह सटीक नहीं बैठता है। इसीलिए जो विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, उनका यही आरोप रहता है कि जो इतिहास से जब मिलाते हैं
तब उसमें सही नहीं आता है। पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण उपलब्ध होते हैं: बृहद, मध्यम, लघु तथा लघुतम। इसका कारण यह है कि जो साहित्य आदि काल में रखा गया या लिखा गया, उसमें आगे बहुत से कवियों ने छेपक, जिसे प्रक्षिप्त कहते हैं, अंश को जोड़ दिया है। इस कारण रचना में कई ऐसे अंश शामिल हो गए हैं जो संभवतः इसके मूल रचनाकार द्वारा न रचे गए हों। यही कारण है कि इस महाकाव्य का अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान 4 संस्करणों की उपलब्धता को प्रमुख प्रमाण के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें यह है कि जो विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं तो इनके जो ये संस्करण हैं इसी के आधार पर वे उसे अप्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासों की अप्रमाणिक मानने के तर्क। अब यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख सकते हैं कि क्या है तर्क। जिन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक माना है उनको तर्कों को क्रमशः विश्लेषित किया जाता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस रचना को अप्रमाणिक सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर जो आधार दिया जा रहा है आप पॉइंट बाय पॉइंट कर लेना। जो आधार दिया जा रहा है वह गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा दिया जा रहा है। पहला है, चौहान सूर्यवंशी क्षत्रिय माने जाते हैं, न कि अग्निवंशी क्षत्रिय। ओझा जी यह अपना तर्क देते हैं। जबकि इस रचना में बहाना के आलू के इसमें पहला पॉइंट है, चौहान सूर्यवंशी क्षत्रिय माने जाते हैं, न कि अग्निवंशी क्षत्रिय। जबकि इस रचना में चौहानों को आबू के अग्नि कुंड से उत्पन्न बताया गया है। दूसरा पॉइंट है, इस रचना में चौहानों की वंशावली के 44 नाम प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें सिर्फ 7 ही प्रमाणिक हैं, शेष अप्रमाणिक। इसमें पृथ्वीराज चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान की वंशावली को प्रस्तुत किया तो उसमें 44 वंशावली है, जबकि 7 ही खाली प्रमाणिक हैं। तीसरा पॉइंट है, पृथ्वीराज की माता का नाम इस ग्रंथ में कमला देवी बताया गया है, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्य से उनका नाम कर्पूरी देवी प्राप्त होता है। पृथ्वीराज के पिता की मृत्यु की तिथि और उनसे संबंधित कई अन्य घटनाएं काल्पनिक हैं। पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह समर सिंह से होना बताया गया है, जबकि यह संभव नहीं है क्योंकि समर सिंह पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात 100 वर्षों तक जीवित रहे। आगे पॉइंट है, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के 14 विवाह का वर्णन किया गया, जबकि इतिहास के अनुसार यह बात अविश्वसनीय लगती है क्योंकि 30 वर्ष की अवस्था के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब हो गई थी? 30 वर्ष की अवस्था के आसपास। आगे है, पृथ्वीराज रासों की भाषा भी बताए गए काल की नहीं है क्योंकि कई ऐसे शब्दों, कारक चिन्हों और क्रिया रूपों का प्रयोग हुआ है जो 16वीं सदी की भाषा के प्रतीत होते हैं। यहाँ चिन्हों रहेगा, कारक चिन्हों और क्रिया रूपों। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज का जन्म और मृत्यु संवत में बताया गया है, यह भी इतिहास द्वारा स्वीकृत नहीं है। पृथ्वीराज रासों व परमाल रासों में भी एक तथ्य को लेकर अंतर विरोध है। पृथ्वीराज रासों में बताया गया है कि पृथ्वीराज ने परमाल को जीवन दान दे दिया था, जबकि परमाल रासों में बताया गया है कि पृथ्वीराज ने परमाल को निर्दयतापूर्वक
मार डाला था। आगे है, पृथ्वीराज रासो में बताया गया कि अंधे पृथ्वीराज ने गौरी को मार डाला था, जबकि इतिहास में माना जाता है कि गौरी की मौत 1206 ईस्वी में गोखरों या गोकर्रों के हाथों में हुई थी। यह हीराचंद ओझा ने प्रमाण दिया है। आगे है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को अप्रमाणिक मानने के पीछे का मुख्य कारण यह बताया है कि इसकी भाषा पृथ्वीराज के समय की प्रतीत नहीं होती। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आक्षेप है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों की भरमार है, जो कि उस काल से असंगत है। आचार्य शुक्ल जी भी कहते हैं कि इस रचना की भाषा भी बिल्कुल बेठिकाने है। इस रचना की भाषा बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। अब एक और देखते हैं, अप्रामाणिकता के लिए और भी पॉइंट हैं। पृथ्वीराज रासो को जो अप्रामाणिक मानते हैं उनके और भी पॉइंट देखते हैं। रासो में उल्लिखित घटनाएं एवं नाम इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। इसमें परमार, चालुक्य, चौहान, क्षत्रियों को अग्निवंशी माना गया है, जबकि वास्तव में सूर्यवंशी प्रमाणित हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली जाना, संयोगिता स्वयंवर आदि घटनाएं भी इतिहास से मेल नहीं खाती हैं। अनंगपाल, पृथ्वीराज, बीसलदेव की राज्यों के संदर्भ में भी जो कथन कहे गए हैं वे अशुद्ध हैं। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी था, जिसे रासो में कमला बताया गया। तो पॉइंट हो गया है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथा का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया गया है, जो गलत है। ऊपर वाला भी दोनों आप मिला करके आप अपना लिख लेना, एक अच्छा उत्तर बना लेना। पृथ्वीराज चौहान गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास के अनुसार सम्मत नहीं है। रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है, जो इतिहास से मेल नहीं खाता। ये भी यही है, पृथ्वीराज चौहानों की दोबारा रिपीट हो गया है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास के अनुसार सम्मत नहीं है। रासो में दी गई तिथियां अशुद्ध हैं। सभी तिथियों में इतिहास की तिथियों से प्रायः 90-100 वर्षों का अंतर है। इन सभी आधारों के अतिरिक्त एक अन्य आधार महत्वपूर्ण, इन विद्वानों ने यह प्रस्तुत किया है कि पृथ्वीराज के समकालीन कवि जयानक द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के आधार पर यह रचना प्रमाणिक सिद्ध नहीं होती। इसके दो संदर्भ हैं। सर्वप्रथम, जयानक ने अपने काल के सभी कवियों का उल्लेख इस ग्रंथ में किया है। किसमें? पृथ्वीराज विजय में, किंतु उसमें चंद का नाम नहीं आता। पुनः जो तथ्य पृथ्वीराज विजय में दिए गए हैं उससे पृथ्वीराज रासो की घटनाएं मेल नहीं खाती। उपर्युक्त तथ्यों को अंतिम प्रमाण माना जाए तो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना कहा ही जा सकता है, किंतु दूसरे पक्ष के तर्क भी इस संबंध में विचारणीय। आप दोनों तर्क को देंगे। दूसरा तर्क भी देना है। क्योंकि उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न आएगा तो आपको दोनों तर्कों को देना है। पृथ्वीराज रासो के अप्रामाणिक और प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक सब। दशरथ शर्मा का मत है कि इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। इधर में लघुतम प्रतियां मिली हैं, उनमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। दूसरा है,
घटनाओं में 90-100 वर्षों का जो अंतर दृष्टिगत होता है वह संवत की विभिन्नता के कारण ही है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने अनंत संवत की कल्पना की है तथा उसके अनुसार तिथियां भी शुद्ध सिद्ध होती हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासों में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। रासो इतिहास ग्रंथ न होकर काव्य रचना है, अतः उसमें इतिहास का सत्ता खोजना तथा उसके न मिलने पर उसे अप्रमाणिक घोषित करना अनुचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मत भी है कि पृथ्वीराज रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी, अतः जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, माने बाद में जोड़ा हुआ। यदि तर्क मान लिया जाए तो वे ही अंश प्रायः प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। जिन लोगों ने रासों में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देखकर उसे जाली ग्रंथ माना है, उसके विरुद्ध तर्क यह दिया जाता है कि चंद लाहौर का निवासी था, वहाँ उस समय मुसलमानों का प्रभाव आ चुका था, अतः उसकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण होना सहज है। तो जो अरबी फारसी का आरोप लगा के अप्रमाणिक सिद्ध करते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि चंद्रबरदाई लाहौर के थे और उस समय वहाँ पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया था, तो कोई भी दूसरी संस्कृति हो, भाषा हो, जब वहाँ रहने लगते हैं तो वहाँ की संस्कृति को सब लोग धीरे धीरे अपनाने लगते हैं। इसीलिए पृथ्वीराज रासों की भाषा में अरबी फारसी के शब्द आ गए हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि विद्वानों ने बाल की खाल निकालने की चेष्टा में ऐसे अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं जो इस काव्य की प्रामाणिकता के लिए उचित कसौटी बन ही नहीं सकती। पृथ्वीराज रासों ही नहीं, रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी यदि उनके प्रकार के तर्क अनेक प्रकार के तर्क दिए जाएं तो उनकी प्रामाणिकता किसी न किसी सीमा तक संदेह के घेरे में आ सकती है। अतः प्रक्षिप्तांशों या इतिहास विरोधी कथनों के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक मानना उचित नहीं है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं का जैसा सजीव वर्णन किया है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि वह पृथ्वीराज का समकालीन कवि था, अतः रासों को अप्रमाणिक मानना उचित नहीं है। यदि इस विवाद में सत्य की कोई झलक भी है तो वह भी इतनी कि पृथ्वीराज रासों में पर्याप्त प्रक्षिप्त अंशों का भी समावेश हुआ है। कुछ विद्वान इन तर्कों का खंडन करते हैं कि पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक मानने के पक्ष में है। ऊपर काव्य यहाँ से दूसरा शुरू होता है, उसी से संबंधित एक किसी दूसरी किताब से है। कुछ विद्वानों के वर्ग में मिश्र बंधुओं ने सबसे महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आधार इस प्रकार हैं। यदि जयानक ने पृथ्वीराज विजय में चंद का उल्लेख नहीं किया है तो बहुत संभव है कि इसका कारण आपसी द्वेष या ईर्ष्या भावना रही हो। एक ही काल के दो कवियों में ऐसी प्रतिस्पर्धा होना सामान्य बात है। अरबी फारसी के शब्द भारत में शहाबुद्दीन गौरी के आक्रमण के साथ आने शुरू नहीं हुए थे, बल्कि उससे 200 वर्ष पूर्व गजनवी के आक्रमण से ही शुरू हो चुके थे। फिर यदि इस तथ्य को ध्यान रखें कि चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था, तो यह बात आसानी से समझ में आती है कि पृथ्वीराज रासों में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक है। जहाँ तक घटनाओं और तिथियों के अंतराल का प्रश्न है, इसका कारण संबंधी धारणा निहित है। इतिहास में जिसे संवत कहते हैं उसकी तुलना में 90-91 वर्षों की कमी पृथ्वीराज रासों की घटनाओं में दिखाई
देती है। इसका कारण है कि चंद ने एक विशेष संवत अनंत संवत विक्रम शाक का प्रयोग किया है। यदि पृथ्वी राजरासों की प्रत्येक घटना की अवधि में 90 वर्ष जोड़ दिए जाएं तो अधिकांश घटनाएं प्रमाणिक हो जाती हैं। ध्यान रखना आवश्यक है कि पृथ्वी राजरासों इतिहास नहीं बल्कि साहित्यिक ग्रंथ है। इतिहास का उद्देश्य अतीत वस्तुनिष्ठ व्याख्या करना, जबकि साहित्य का उद्देश्य भाव और संवेदना को उद्दीप्त करना है। साहित्य के लिए आवश्यक है कि उसमें कल्पना का प्रयोग किया जाए, इसलिए थोड़ी बहुत कल्पना के प्रयोग की छूट तो चंद अथवा किसी भी कवि को मिलनी चाहिए। यह एक तथ्य दिया जा रहा है कि जो चंद बरदाई का पृथ्वी राजरासो वह हिंदी साहित्य का ग्रंथ है और साहित्य इतिहास से परे होता है। साहित्य में इतिहास की कसौटी पर चीज़ें हम नहीं कस सकते हैं, क्योंकि कवि कल्पना करके भी चीज़ें लिखता है। इस संपूर्ण विवाद में कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इस रचना को न तो प्रमाणिक मानते हैं और न ही अप्रमाणिक। उदाहरण के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके चारों संस्करणों के विश्लेषण के आधार पर कहते हैं कि इस रचना के कुछ अंश प्रमाणिक हैं तो कुछ अप्रमाणिक। यहाँ प्रामाणिकता का आशय इस बात से है कि कौन से अंश भूल रचनाकार ने स्वयं लिखे हैं। उनका निष्कर्ष है कि जिन अंशों में सुख सुखी संवाद को कथानक आदि का प्रयोग किया गया है वे अंश प्रमाणिक हैं, जबकि अन्य अंश अप्रमाणिक हैं। समग्र विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि पृथ्वी राजरासों की भाषा, उसमें वर्णित घटनाएं, तिथियां इत्यादि कई ऐसे प्रसंग हैं जो इस रचना को प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करते हैं। वस्तुनिष्ठ समीक्षा करें तो मानना पड़ता है कि इस रचना में ऐतिहासिक प्रामाणिकता का उतना ध्यान नहीं रखा गया है। अगर जो ऐसे समीक्षा करें तो यह मान सकते हैं कि साहित्य में इतिहास की प्रामाणिकता का ध्यान कवि ने नहीं रखा है जितना किसी अन्य रचना से अपेक्षित होता है। इसका मुख्य कारण दरबारी माहौल और चारण परंपरा है, जिसमें कवि का उद्देश्य अपने राजा की प्रशस्ति करना अधिक होता है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना कम। इसको आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पृथ्वी राजरासों की प्रामाणिकता को लेकर के जो प्रश्न है वह ख़त्म होता है। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है अगर जो आप इस प्रश्न को एक फॉर्मेट बनाएंगे और अच्छे से सजा कर लिखेंगे तो इस प्रश्न में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इसका उत्तर लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि जो कवि जो आचार्य आलोचक विद्वान नाम दिया गया है, जो पात्रों का नाम दिया गया है, उसको आपको हाईलाइट ज़रूर करना है और अपने प्रश्नों के द्वारा टीचर को परीक्षक से यह चाहना है कि वह आपकी कॉपी को ज़रूर पढ़े। ऐसी कोशिश आपको करनी है। अब आगे का प्रश्न है आदिकालीन परिस्थितियाँ या पृष्ठभूमि। आदिकाल साहित्य की पृष्ठभूमि क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर जो पेपर में प्रश्न आ गया कि आदिकाल की पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए तो आपको इसी तरीके के प्रश्न लिखने हैं। साहित्य मानव समाज के विविध एवं भावों निहित नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति। साहित्य क्या है? मानव समाज के भाव और उसकी नई नई चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से उस युग के मानव समाज को जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ
तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती हैं। प्रत्येक काल के परिवेश की अपनी पहचान होती है। इसमें यह शुक्ल जी ने भी कहा है कि कोई भी समय हो, उस समय की प्रवृत्तियाँ क्या थी, लोग कैसे कैसे थे, रहन सहन कैसा था, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उस समय का कैसी परिस्थितियाँ थी, वह उस समय के साहित्य को देख पढ़ करके हम अनुमान लगा सकते हैं। यह सिद्धांत इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश को अवश्य जान लें। समय परिवर्तन के साथ परिवेश में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित होने से पूर्व कारण स्वरूप तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों को जान लेना चाहिए। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत किया जा सकता है। आदिकाल की पृष्ठभूमि में इसके पृष्ठभूमि जानने के लिए उस समय की स्थितियाँ क्या थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सब की चर्चा करनी होगी। पहला पॉइंट है राजनीति एवं ऐतिहासिक स्थिति। आदिकाल में राजनीतिक और ऐतिहास की स्थिति क्या थी? राजनीतिक एवं ऐतिहासिक स्थिति की दृष्टि से भारतीय इतिहास का यह युग गृह कलह, युद्ध, पराजय, अशांति एवं अव्यवस्था का काल था। राजा लोग आपस में लड़ते थे, अपने राज्य का प्रसार करने के लिए लड़ते थे। किसी देश की राजकुमारी सुंदर है तो उस पर आक्रमण करके उसे अपनी रानी बनाते थे, ज़बरदस्ती लाते थे। और अगर धन की कमी हो गई तब वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसको जीत कर वहाँ का धन ले लेते थे। तो यह सब कारण रहा। एक और जहाँ इस युग का क्षितिज विदेशी आक्रमणों के भयावह मेघों से आच्छादित रहा, वहीं दूसरी ओर रजवाड़ों की पारस्परिक भीतरी कलह घुन की तरह इसे खोखला करती रही। ऐतिहासिक स्थिति में देखते हैं कि इस समय जो बाहरी आक्रमणकारी थे, विदेशी मुसलमान, वो आ गए थे और अपने देश के अंदर के जो रईस थे, रजवाड़े थे, वो लोग भी आपस में ही लड़ते रहते थे। जैसे राजपूत लोग हो गए, अपना शौर्य प्रदर्शन के लिए लड़ते थे, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए लड़ते थे। तो इसीलिए देश की ऐतिहासिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 704 विक्रमी के उपरांत भारत की संगठित सत्ता चूर चूर हो गई थी। कहने का मतलब जब तक हर्षवर्धन का समय था तब तक भारत का जो स्थिति थी वह अच्छी थी, अर्थात उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था एवं भारत में एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। 8वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के विकास की कहानी है। 8वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक तो जो भारत का इतिहास है वह हिंदू सत्ता की विकास की कहानी है। गहरवार, परमार, चौहान, चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। राजपूत राजा निरंतर युद्ध की आग में जलते जलते अंततः शक्ति क्षीण हो गए थे तथा विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे, क्योंकि इन लोगों के आपस में ही लड़ाई करते थे तो आपस में ही बनती नहीं थी। एक राजा दूसरे राजा का विरोध करता था, इसीलिए इसी विरोध के कारण ही बाहरी जो मुसलमान थे, बाहरी आक्रमणकारी थे, हमारे देश पर आधिपत्य जमा पाए। अगर जो जयचंद पृथ्वीराज चौहान के विरोध में साथ ना दिया होता मोहम्मद गोरी का, तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी कभी नहीं हरा सकता था।
राजपूत शासकों में परस्पर युद्ध किसी आवश्यकता के कारण नहीं होते थे, वरन कभी कभी तो मात्र शौर्य प्रदर्शन, अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए भी युद्ध किए जाते थे राजपूतों में। 11वीं-12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान तथा कन्नौज में गढ़वालों के शक्तिशाली राज्य थे। 1150 में अजमेर के विशल देव चौहान ने तोमरों से दिल्ली से हिमालय तक अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। दूसरी तरफ यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य प्रदेश पर ही पड़ा था। इस क्षेत्र की जनता युद्धों एवं अधिकारियों के अत्याचारों से पीड़ित थी। आदिकालीन युग में चारों तरफ युद्धों का ही बोलबाला था, इसलिए जीवन में कहीं भी संतुलन एवं शांति के दर्शन नहीं होते थे। यह आपकी राजनीतिक स्थिति में है। प्रश्न आदिकाल की पृष्ठभूमि पर भी प्रश्न पूछ सकता है और किसी एक कारण पर भी प्रश्न पूछ सकता है। तो जिस तरीके का आप प्रश्न पूछेगा उस तरीके से आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके लिखेंगे। अगर जो इसका मैंने विस्तृत रूप से दे दिया है कि अगर जो केवल ऐतिहासिक स्थिति पर प्रश्न पूछे तो आपको इतना पूरा ऐसे लिखना है सिलेबस। और अगर जो सबका मिला के पूछे कि आदिकाल की पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए तो सारे पॉइंट आप लिख देंगे, बस इसे छोटा छोटा करके लिखेंगे। अब पेपर में प्रश्न कैसा बनता है वह समय की बात रहती है, तो जैसे प्रश्न बनेगा उस हिसाब से आप लिखेंगे। अगर जो केवल एक एक स्थिति पर पूछेगा तो विस्तृत रूप से लिखना है, नहीं तो आदिकाल की पृष्ठभूमि पर प्रश्न पूछेगा तो आपको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक सभी स्थिति का थोड़ा थोड़ा लिखना है। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय बराबर बना रहता था। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने गद्दी संभाली एवं 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी ने भारत को पदाक्रांत कर लिया। भारत की जनता विदेशी आक्रमणकारियों से त्रस्त थी ही साथ ही युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन करने के लिए भी विवश थी, जो आपस में लड़ते थे राजा। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य देश पर ही पड़ा। इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्धों एवं अत्याचारों से आक्रांत हुई। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों जैसे दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर मुस्लिम अधिकार हो गया। इस क्षेत्र में हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। इस प्रकार इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण तथा युद्ध के प्रभावों की मनई स्थिति का परिणाम रहा है। ऐसे समय मोहम्मद गोरी ने भारत जीतने की लालसा से भारत पर अनेक आक्रमण किए। प्राप्त समय अजमेर का शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था, परंतु यह विदेशी आक्रमण के प्रति विशेष जागरूक नहीं था। परिणाम स्वरूप कन्नौज के राजा जयचंद्र के षड्यंत्र में फंसकर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुआ तथा मारा गया। जयचंद्र राजा परमार्थ आदि शासकों की पारंपरिक लड़ाइयों के अंतहीन कथाएं बनती चली गईं तथा अंत में दोनों का पतन हो गया। दिल्ली में तुर्क सल्तनत की स्थापना हुई तथा धीरे धीरे उसका विकास व विस्तार होता चला गया। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण, युद्ध के वातावरण में यदि एक कवि आध्यात्मिक जीवन की बातें करता था तो दूसरे मरते मरते भी जीवन रस भोगना चाहता था। यहाँ पर सिद्धोनाथों के बारे में बताया जा रहा है। जबकि
एक कवि ऐसा भी था जो तलवार के गीत गाकर गर्व से जाना चाहता था। माने कई तरह के उस समय, अगर उस समय के साहित्य को देखें तो कई तरह के साहित्य लिखे जाते थे। कहीं सिद्धों नाथों की जो उपदेश थे वह आध्यात्मिक बातें थी उपदेश में उनके, और कहीं कहीं पृथ्वीराज रासो जैसे वीर रस की कविता वाले कवि थे। तो हर तरह की रचनाएं उसमें लिखी गई। यद्यपि इस युग में विरोध करने वाले भी सर्वत्र थे, परंतु फिर भी मुस्लिम ध्वज प्रायः समस्त उत्तरी भारत में फहराने लगे। आदिकाल के इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं था। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण व युद्ध के वातावरण में सर्वत्र मार काट का तांडव फैल रहा था। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए, दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठ योग, उपदेश वृत्ति एवं आध्यात्मिकता की बातें कही गई। इसी काल की विचित्र देन है। आदिकाल की ही सिद्धनाथ उसी काल के थे, जिसके फलस्वरूप एक और स्त्री भोग, हठ योग से लेकर आध्यात्मिक पलायन एवं उपदेश तक का साहित्य लिखा गया, तो दूसरी ओर ईश्वर को लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने, लड़ते लड़ते जीने एवं संसार को सरस बनाने की भावना भी साहित्य रचना के मूल में सन्निहित हुई। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि आदिकाल में धार्मिक स्थिति कैसी थी। यह तो ऐतिहासिक स्थिति हो गई। इस काल में विभिन्न प्रकार के धार्मिक मतांतर अस्तित्व में थे। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल चल रही थी। वैदिक तथा पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा था। अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में राजपूत राजाओं का विश्वास नहीं था, बल्कि राजपूत राजाओं पर शैव मत का अधिक प्रभाव था। गढ़वाल राजा स्मार्त मतावलंबी थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे एवं कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। वस्तुतः उत्तर भारत के में धीरे धीरे शैव मत बौद्ध स्मारतों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप, जिसे नाथ संप्रदाय कहा गया है, में विकसित हो रहा था। आदिकालीन में धार्मिक दृष्टि से तीन संप्रदाय सिद्ध, नाथ एवं जैन का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता था। आप इस वीडियो के द्वारा प्रश्नों को लिखने की आदत डालिए। पहले वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर दोबारा अपने मन से या तो आप प्रश्न बनाइए, नहीं तो अगर जो आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, तो मैं इसका PDF आपको दे सकती हूँ। हमारा इसका कांटेक्ट नंबर मैंने इस जो ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दे दिया है। तो अगर जो आपको ये PDF चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करके यह PDF ले सकते हैं। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहते थे। यह धर्म की विकृत अवस्था थी। इसमें धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचारहीनता, चमत्कार प्रदर्शन, भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्धों का मानना ही यही था कि आप भोग विलास पर ये लोग विश्वास ज़्यादा करते थे, भोग विलास पर बल देते थे। सिद्ध का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। ये लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा
सामान्य जनता पर अपना प्रभाव स्थापित कर रहे थे। भारत के पश्चिमी विशेषकर गुजरात में जैन मत का बहुत अधिक प्रचार था। जैन मत में जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, धनपाल जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं जैन राजाओं के संरक्षण में लिखी। बौद्ध धर्म की विकृति का प्रभाव जैन धर्म पर पड़ रहा था, जिसके कारण यह भी अपने आदर्शों से दूर हट रहा था। बौद्ध एवं जैन धर्म में आई विकृति से वैदिक पौराणिक धर्म में भी विकृति आ गई थी। वैष्णवों के पंचरात्र, शैवों के पाशुपत एवं शाक्यों के त्रिपुर सुंदरी संप्रदायों में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। इस प्रकार इस काल में विभिन्न धर्मों के मूलभूत आधार लुप्त हो चले थे तथा जिनमें विकृतियों का समावेश हो गया था। जनता के समक्ष अनेक धार्मिक रास्ते बनते जा रहे थे। देशव्यापी इस धार्मिक अशांति के समय इस्लाम धर्म भी भारत के द्वार पर दस्तक दे रहा था। यद्यपि भारत में मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु यह धर्म की अपनी जड़ें नहीं जमा पाया था। आदिकाल में इन धार्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना समीचीन होगा कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था। सिद्धों की वजह से जनता असंतोष, क्षोभ एवं भय से ग्रस्त थी। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन मंडन, हठ योग, वीरता एवं श्रृंगारपरक रचनाओं को देखा जा सकता है। अब तीसरा पॉइंट है, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी। राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थिति के कारण समाज में विशृंखलता आ गई थी। आदिकालीन राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का देश को सामाजिक परिस्थितियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जाति व्यवस्था गुण एवं कर्म के आधार पर न होकर वर्ण व्यवस्था के आधार पर निरूपित हो गई थी। आदिकाल में जो जाति प्रथा थी, जाति व्यवस्था वह कर्म के आधार पर नहीं बल्कि वर्ण के आधार पर ही स्थापित हो गई थी। जाति अनेक उपजातियों में विभक्त हो गई। जनता शासन एवं धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जन के लिए सुरक्षा व शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, अर्थात सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु सन्यासियों के शापों तथा वरदान की ओर दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप तप करके लोग दुर्भिक्ष, महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के लिए पूज्य भावना में कमी आ गई थी एवं वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। निम्न समझी जाने वाली जातियों में से अनेक सिद्ध हो जाते थे, जो वेद विरोधी थे। जब जो निम्न जातियां थीं, उन जातियों के साथ अत्याचार होने लगा, भेदभाव होने लगा, उन्हें सताया जाने लगा, तब जो निम्न जातियां थीं वह सिद्धों के तरफ झुकने लगे, क्योंकि सिद्ध लोग थे वो वेद शास्त्रों और वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। इसलिए निम्न जनता इनके उपदेशों को मानने लगी थी, सिद्धों को। समाज में क्षत्रिय का प्रभुत्व था। वीरता और आत्म बलिदान राजपूतों की विशेषता थी। राजपूत दृढ़ प्रतिज्ञ, स्वामी भक्त, ईमानदार एवं कूटनीतिज्ञ, दूरदर्शी थे। राजपूतों में शौर्य भी था, परंतु उसका उपयोग पारस्परिक स्पर्धा एवं संघर्ष में ही करते थे। वे वंश गौरव एवं अभिमान को लेकर गृह कलह में ही उलझे रहते थे। राजपूत लोग उस समय के रूढ़िग्रस्त धर्म के समान समाज भी रूढ़िग्रस्त हो चुका था। नारियां भी शौर्य प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं थीं।
जौहर उनके आत्म बलिदान तथा शौर्य का प्रतीक था। जो राजा युद्ध क्षेत्र में मारा जाता था या वह दुश्मनों के हाथ लग जाता था तो उनकी पत्नियां जौहर कर लेती थी। जौहन या जौहर मतलब सती हो जाती थी। राजाओं का जीवन भी विलास से भरा था। नृपति वर्ग का अधिकांश समय अंतःपुर में महिषियों, उपपत्नियों तथा रक्षिताओं के साथ बीतता था। राजा बहुपत्नीक थे। बचपन से ही राजकुमारों को राजनीति, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, नाटक, गणित शास्त्र एवं काम शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती थी। अनेक प्रकार के अंधविश्वासों ने इस समाज को जकड़ लिया था। उस समय सर्वत्र वीरता एवं वंश कुलीनता का बोलबाला था, परंतु उनमें भोग विलास के प्रति भी खूब आसक्ति थी। जिस युग में धर्म एवं राजनीति की दुर्दशा हो, उस युग से उच्च सामाजिकता की आशा नहीं की जा सकती। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। जनता भय एवं निरक्षरता के कारण ईश्वर की ओर दौड़ती थी, परंतु सर्वत्र भ्रम व असहाय की स्थिति ही मिलती थी। जाति पाति के बंधन मजबूत होते जा रहे थे। छुआछूत के नियम भी सख्त हो गए थे। उच्च वर्ग के लोग भोग करने के लिए तथा निम्न वर्ग के लोग जैसे काम करने के लिए ही उत्पन्न हुए थे। स्त्रियों के संबंध में तत्कालीन समाज की धारणा अच्छी नहीं थी। नारियों की स्थिति भी दयनीय थी। उसे मात्र भोग एवं विलास की सामग्री मात्र समझा जाता था। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था। वे मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। सती प्रथा भी उस समय के समाज की एक भयंकर अभिशाप था। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा उस युग की एक खास पहचान थी, जो प्रायः युद्ध का कारण बन जाती थी। जैसे पृथ्वीराज रासू में जब संयोगिता थी तो जयचंद ने ईर्ष्यावश के कारण पृथ्वीराज को नहीं बुलाया था और बाहर दरवाजे पर उसने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बना दी थी। तो संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही जयमाला पहना दी थी। तो इसीलिए वह भी स्वयंवर भी युद्ध का कारण बनता जाता था। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य बात हो गई थी। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे एवं निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित एवं भयभीत रहती थी। तत्कालीन रासो काव्यों में समाज की इस हरासोन्मुख स्थिति का पूरा चित्र उपलब्ध होता है। किसमें? रासो काव्यों में। हिंदी के कवियों की जनता की इस स्थिति के अनुसार काव्य रचना की सामग्री जुटानी पड़ती थी। प्रसिद्ध धर्मशास्त्रीय ग्रंथ मिताक्षरा से तत्कालीन पारिवारिक व्यवस्था का अच्छा परिचय प्राप्त होता था। यहाँ पर परिवार से संबंधित जो मिताक्षरा ग्रंथ है, उससे परिवार की स्थिति कैसी थी उस समय उसका पता चलता था। परिवार सम्मिलित, पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय था। उसमें सदस्यों की संख्या पर्याप्त रहती थी। उनके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कर्तव्य निर्धारित किए जाते थे। स्मृतियों में वर्णित 8 प्रकार के विवाह ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, पिशाच एवं राक्षस ही सैद्धांतिक दृष्टि से मान्य थे। इतने प्रकार के विवाह माने गए हैं जो समाजशास्त्र में बताए गए हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से ब्रह्म विवाह का ही अधिक प्रचार था। क्षत्रियों में राक्षस एवं गंधर्व विवाह अवश्य प्रचलित था। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। निम्न वर्गों में असुर विवाह की प्रथा थी। स्वयंवर की प्रथा राजपूतों तक ही सीमित थी। मुसलमानी आक्रमणों के पश्चात बाल विवाह भी प्रचलित हो गया था। विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ने एवं यवन, शक, हुड़ आदि के जिनमें स्त्रियों का बहुत ऊंचा स्थान नहीं था।
संपर्क में आने के कारण बाल विवाह की प्रथा को बल मिला। विधवा विवाह करना निषेध था। समाज के विभिन्न वर्गों के विविध प्रकार के उत्सवों एवं वस्त्र एवं आभूषणों के प्रति प्रेम प्रचलित था। आखेट, मल्ल युद्ध, घुड़सवारी, द्युत क्रीड़ा, संगीत, नृत्य आदि मनोरंजन के साधन थे एवं कवियों का विशेष आदर था। कवि राजाओं के दरबार में रहते थे और उनकी वीरता की गुणगान करते थे, इसीलिए राजा लोग कवियों पर प्रसन्न रहते थे। क्षत्रियों में मदिरा पान, भांग, अफीम खाने का प्रचलन था। इस काल का जीवन क्रम उस समय की विषय वस्तु एवं मूर्ति कलाओं में भली भांति प्रतिबिंबित होता है। जैन मत के गिरनार तथा आबू, वैष्णव एवं शाक्तों के खजुराहों, भुवनेश्वर एवं पुरी के मंदिरों की अद्भुत कला के माध्यम से तत्कालीन जीवन की विविधता पूर्वक प्रेरणा स्वतः स्पष्ट हो जाती है। अब आगे है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थीं आदिकाल की। हिंदी साहित्य में आदिकाल का आरंभ उस समय हुआ जब भारतीय संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। आदिकाल के आरंभ की बात यहाँ पर हो रही थी, जब आदिकाल शुरू हुआ। आदिकाल जब चल रहा था, आदिकाल के समय का नहीं, जब आदिकाल शुरू हुआ तब भारतीय संस्कृति अपने चरम उत्कर्ष पर थी। हिंदू धर्म एवं संस्कृत राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था। आदिकाल हिंदू संस्कृतियों के परस्पर मिलन का काल है। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का हर्षवर्धन के समय तक भारत की जो संस्कृति जो स्थिति थी, हर तरह से स्थिति अच्छी थी। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर थी। हर्षवर्धन के समय तक लोगों के आपसी भेदभाव समाप्त हो गए थे एवं स्वाधीनता एवं देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहन मिल रहा था। संगीत, चित्रमूर्ति, भवन निर्माण इत्यादि कलाओं में ज़्यादा रुचि दिखाई देने लगी थी। विशेष रूप से मंदिरों एवं मस्जिदों का निर्माण धार्मिक सद्भावना का द्योतक था। भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, बेलोर कांची, तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण आदिकाल के आरंभिक समय में ही किया गया था। आबू का जैन मंदिर 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है, जो कि भारतीय स्थापत्य का अद्भुत एवं बेमिसाल नमूना है। उस समय हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी, साथ ही अत्यंत उच्च कोटि की भी थी। अरब इतिहासकार अल-बरूनी एवं मोहम्मद गजनवी ने इन मंदिरों की भव्यता, विशालता तथा भारतीय कलाओं में धार्मिक भावनाओं की ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति को देखकर चकित रह गए थे। अल-बरूनी के अनुसार हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके हैं। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं और न ही वैसा निर्माण कर सकते हैं, किंतु देश के भाग्य की विडंबना यह रही कि शताब्दियों से श्रेष्ठता की साधना में तल्लीन मोहम्मद गजनवी जैसे आक्रांताओं की विषयाकांक्षा का यह कोपभाजन बन गया एवं शताब्दियों तक उस कोप से मुक्ति नहीं मिली। यह किसका कथन है? अल-बरूनी का कथन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह अल-बरूनी का कथन। अरब के देशों में 8वीं-9वीं शताब्दी में सूफी मत का उदय हो चुका था। आदिकाल के अंत तक भी उसके उदार स्वरूप को प्रवेश तक नहीं सका था, क्योंकि भारत में जो आक्रांता आए वे उदार भावनाओं के समर्थक नहीं थे, इसलिए इस्लाम संस्कृति का पोषक तत्व न बन सका।
परिणाम स्वरूप दो संस्कृतियां एक दूसरे के सामने मानसिक तनाव की स्थिति में खड़ी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखती रही। इसमें बता रहे हैं कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे, वह और भारत की संस्कृति के रक्षक नहीं बन सके थे, पोषक नहीं बन सके थे वे लोग। इसीलिए दोनों संस्कृतियों में समानता नहीं थी। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वह परंपरागत गौरव से रहित था। मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्लिप्त थे। इस काल में मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा था। भारत के उल्लास मेलों, त्योहारों, वेशभूषा, विवाह, मनोरंजन आदि पर चढ़ने लगा था। दूसरी ओर हिंदू संगीत कला, वास्तुकला, आयुर्वेद, गणित का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर पड़ने लगा। भारतीय संस्कृति में सारंगी, तबला, अलगोजा जैसे वाद्यों का समावेश इसका स्पष्ट प्रमाण है। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल में जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ उस पर भी मुस्लिम प्रभाव पाया जाता है। मूर्ति कला को छोड़कर अन्य भारतीय ललित कलाओं में मुस्लिम कला की कलम गहरे रूप में लगी। यह निष्कर्ष निकाल लेना इस दशा में असंगत न होगा कि आदिकालीन भारतीय संस्कृति परंपरा से विच्छिन्न होकर मुस्लिम संस्कृति गहरे प्रभाव को स्वीकार करती जा रही थी। अब साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसी थी? यह युग पारस्परिक कलह एवं बाह्य संघर्षों का युग था, परंतु संस्कृत साहित्य की रचना अबाध गति से होती रही है एवं ज्योतिष, दर्शन एवं स्मृति आदि विषयों पर टीकाएँ लिखी जाती रहीं। डॉक्टर गोपाल शर्मा ने लिखा है कि आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा का साहित्य प्राकृत एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएँ लिखी गईं एवं ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई थी। साहित्य की दृष्टि से भी आदिकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य के केंद्र में रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और कश्मीर संस्कृत साहित्य का केंद्र में रहा। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, पुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूत, श्रीहर्ष, जयदेव जैसी प्रतिभाएं इसी युग की देन है। प्राकृत एवं अपभ्रंश के कवि धर्म प्रचार में लगे हुए थे। साहित्य तत्व उनकी रचनाओं का सहायक अंग था। अतः इस काल में अपभ्रंश प्रमुखतः धर्म की भाषा बन गई थी। साहित्य उनकी रचनाओं का सहायक अंग था। धर्म की भाषा कौन सी? अपभ्रंश भाषा बन गई थी। प्राकृत और अपभ्रंश में कवि लोग रचनाएं करने लगे थे। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूपों में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया है वह अपनी मौलिकता, साहित्यिक सौंदर्य के कारण उच्च कोटि का है। हिंदी इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मुखर रही थी। अतः 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध साहित्य की दृष्टि से विकासशील था। कर्ण के दरबार में अपभ्रंश कवियों का सम्मान था। यह कर्ण नहीं रहेगा।
दरबार में अपभ्रंश, यहाँ राजाओं होगा कि राजाओं के दरबार में अपभ्रंश कवियों का सम्मान था। जैन भंडारों में सुरक्षित ग्रंथों की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश के निकट की है। उदाहरण के लिए प्राकृत पैगलम की कई कविताएं में कर्ण की प्रशंसा की गई है। ये कविताएं अपभ्रंश की हैं जो हिंदी के चारण कवियों की भाषा का पूर्ण रूप है। इन कविताओं की भाषा स्पष्ट है। इस काल में ध्रुव श्रेणियों की रचनाएं हैं। अपभ्रंश और देश भाषा मिश्रित रचनाएं मिलती हैं। वे इस युग की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अवस्था के अनुरूप ही हैं। एक वर्ग ऐसा था जो देश भाषा हिंदी में भी जनता की मानसिक एवं भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति कर रहा था, जिसे भाट या चारण कवि कहा गया। चारण कवियों की सामयिक आवश्यकता पर बल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाले एक वर्ग की आवश्यकता थी। चारण इसी श्रेणी के कवि थे। इन राजाओं में भी वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। हिंदी भाषा में रचित उन काव्य ग्रंथों में एक ओर अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, तो दूसरी ओर उनके युद्ध उन्माद को व्यक्त करने वाली घटनाओं की योजना की भी चर्चा की गई है। अतः कह सकते हैं कि इस काल में वज्रयानी सिद्ध, सहजयानी सिद्धों, नाथपंथी योगियों, जैन धर्म के अनुयायियों, संत एवं मुनियों की रचनाएं धार्मिक उपदेशपूर्ण शैली में मिलती हैं। वीरता तथा श्रृंगार का चित्रण करने वाले चारणों, भाटों आदि की रचनाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हमारा यह प्रश्न की ख़त्म होती है सीरीज। इस प्रश्न में हमने 2 प्रश्न देखे हैं। मुख्य रूप से 2 हैं कि पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता पर आधारित और आदिकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित। आदिकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रश्न बहुत बड़ा है। इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। 6 पॉइंट है तो 6 प्रश्न आ सकते हैं या एक ही मिला के आ सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह हमारा वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण आपका योगदान देगा। आपकी तैयारी को ज़रूर बेहतर बनाएगा। आप इसको 1-2 बार देखिए और इसके प्रश्नों का लिखने का अभ्यास करिए। और ऐसे ही अगर जो आप पेपर में लिख देंगे तो आपको ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। अगर जो आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको लगा हो कि आपके लिए अच्छी है, आपकी तैयारी को बेहतर करेगी, तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं अच्छे जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसी लगी आपको, या इसमें कोई कमी आपको नज़र आए तो भी बताइए, मैं सुधार करूँगी उसमें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।